Good morning, children. How are you all? I think you all are doing well. And how is your studies going? सब ठीक है ना? सब लोग अच्छे से सब पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? पढ़ाई हो रही है अच्छे से कि नहीं? से टाइम पास हो रहा है? पढ़ाई भी करना है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मत पढ़ाई कर लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। 10th के बाद 11th हमारा एक ब्रेक हो जाता है ना? तो फिर 11th में तो ब्रेक लेना होता है, रेस्ट करना होता है ना? पढ़ाई थोड़ी करेंगे, ओके? तो फिर थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ी सी पढ़ाई, हमें पास होना है। अगर नहीं लिखोगे एग्जाम में कुछ तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। तो पढ़ाई करेंगे हम साथ में, ठीक है? तो जितना जितना मैंने कहा है उतना वर्क कंप्लीट करना है, सब कुछ लिखना है। थोड़ा थोड़ा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक दिन में 2 या 3 सम लिखो, पूरा चैप्टर साथ में कंप्लीट करने की कोशिश मत करो, ठीक है? So now let's start with our sum, that is our graph, that is illustration number 23. So let's start. So all of you look into your textbook, take out your textbook and see what I am discussing. So first is this illustration number 23, right? So the information regarding the number of students studying in a college in different faculties in a year is given below. Represent it by a suitable diagram. See, let us rewind first. Whatever we have done. So I have discussed the introduction of diagram, its importance, limitations, types of diagram. So how many types are there, children? 3 types, right? So one is dimensional, second is 2-dimensional, and third is pictorial. अब 1-dimensional में हमारे पास कितने डायग्राम है? 1-dimensional में हमारे पास 4 types है, that is bar diagram, multiple bar और adjacent, multiple और adjacent both are same, okay? Multiple bar diagram, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। ये है 4 टाइप्स 1-डायमेंशनल, राइट? फिर हमारा 2-डायमेंशनल आ जाता है और फिर पिक्टोरियल आ जाता है, राइट? तो मैंने कहा था तुम लोग को पिक्टोरियल डायग्राम सबसे इजी है ना? तो फर्स्ट हम देख रहे हैं अभी बार डायग्राम, राइट? तो सी दिस आर द क्वेश्चंस गिवन, फैकल्टी and in question, see in question nothing is mentioned like what type of diagram you have to draw, है ना? कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा रिप्रेजेंट इट बाय अ सूटेबल डायग्राम। और एग्जाम में भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूंगी कि सूटेबल डायग्राम यूज करना। तुमको क्वेश्चन देख के समझना है कि हमारा ये किस टाइप का डायग्राम हो सकता है। तो फर्स्ट इज फैकल्टी, सेकंड कॉलम इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फैकल्टी में क्या क्या है? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड लॉ, राइट? तो फैकल्टी में ये 6 है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 500, 1300, 900, 400, 200 एंड 300। तो ये है हमारा क्वेश्चन। सो हमें किस तरीके से लिखना वो पहले मैं बता देती थी। हाउ यू हैव टू राइट it? If you have to write in a graph book only. This diagrams, all the diagrams you have to draw in a graph book, okay? For that you have to purchase one graph book and you have to draw in that, right? If you are not going out, then if last year's or any that diagram graph books are with you, then you can use that graph book also, right? कोई भी ग्राफ बुक है लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, कोई भी ग्राफ बुक हमारे पास है, उसमें पेजेस है, तो उसमें तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, राइट? अभी देखो तो हमको क्या लिखना है। अभी पहले तो जो लाइन है, जो सिंगल जो लाइन होता है उसमें हमें ग्राफ पेज पे what you have to write on graph page means you have to draw on graph page and this information we have to write on that single line दिया हुआ है ना, वहाँ पे लाइन में हम लोग लिखते हैं पेजेस, वहां पर हमें ये लिखना है, टेबल बनाना है इस तरीके से, right? Then you have to on the graph page you have to draw this graph and before drawing you have to give one heading. See in statistics that heading always you have to write the heading, whatever sums whatever you are doing, for that you have to give the heading. See यहाँ पर क्या दिया है? बार डायग्राम showing the number of students in different faculties of a college, right? ये क्वेश्चन में दिया है, वैसे ही सेम तुम्हें हेडिंग देना है और तुम कौन सा डायग्राम यूज कर रहे हो। सी इन दिस ओनली बार डायग्राम इज पॉसिबल, right? Any other diagram is not possible, only bar diagram will go for this, right? So इसमें क्या क्या दिया देखो, इसमें मैक्सिमम 1300 है और मिनिमम 200 है, ओके? तो बार डायग्राम में मैंने पहले कहा था that on this type of graph you have to draw, right? ऐसे क्रॉस में जाना।
इधर यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है ना, यहाँ पर स्केल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो भी हमारे एक्स एक्सिस में फर्स्ट कॉलम जो था वो एक्स का है, तो उसमें क्या क्या हमने लिया है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, इंजीनियरिंग, लॉ एंड मेडिकल। और इधर देखो, इधर मिनिमम 200 था एंड मैक्सिमम 1300 है ना, तो हम लोग ने कैसे लिया 100, 200, 300, क्योंकि हमारा पूरा ग्राफ पेज बहुत बड़ा होता है, उसमें हम लोग 100 का भी डिस्टेंस लेंगे तो भी इतना, इसमें तुम 200 का भी डिस्टेंस ले सकते हो, राइट। तो वैसे हमें ग्राफ बनाना है ना। तो फिर इसके बाद अभी देखो फर्स्ट क्या था हमारा, कॉमर्स, कॉमर्स में फर्स्ट 1300, तो ये जो हमारा बार है वो फर्स्ट फुल 1300 में, ऐसे फुल 1300 में होगा, राइट। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या था, साइंस, देखो साइंस है 900, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और आर्ट्स हमारा क्या है 500, देखो 500 में है। और इंजीनियरिंग इज 400, लॉ इज 300 एंड मेडिकल इज 200। तो क्लियरली ये सब दिख रहा है। और हमें स्केल क्या लिखना है, एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, सी, दिस वन आल्सो यू हैव टू राइट, दिस वन आल्सो यू हैव टू राइट। See, this faculty is given na, this you have to write, and this number of students, ये जो लिखा है ना ये भी तुमको लिखना है, ये पूरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस वन आल्सो यू हैव टू राइट एंड दिस आल्सो यू हैव टू राइट। और ये लिखना मत भूलना, ये जो जीरो हमने लिखा है ये लिखना ही है, राइट। ये इतना चीज इसमें मेंशन होना ही चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, ये सब कुछ हमको लिखना होता है। तो ये है हमारा प्रॉपर भी ग्राफ बनाने, right? And the most important thing is what, that you have to draw the graph in a neat and tidy way, है ना। कुछ भी एकदम से कंजेस्टेड नहीं बनाना, एकदम क्लियर और दूर दूर होना चाहिए। जैसे बार बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं, बहुत नैरो भी नहीं होना चाहिए, बहुत वाइड भी नहीं होना चाहिए, है ना। लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ योर ग्राफ, right? So the main important thing what you have to keep in mind is that the graph should be neat and tidy, otherwise you will not going to get your marks. See, if everything you have written in a proper way and you have written, you have drawn in a your bar is not properly drawn, means it is that this bar is not a proper way, means हाथ से draw किया है, free hand you have used free hand diagram, then it will, I'm not going to give you any marks for that, right? So this is the way of how to draw graph. Now let's see the second one. Next one, 24th illustration. See the information regarding the production that is in lakh rupees in a factory during 5 years is given below. Present it in a suitable diagram. See here also they are saying that you have to present it in a suitable diagram. So the first column is year, second column is production, that is lakh rupees. So year में क्या क्या है 2011, 12, 13, 14 and 15, and production में दिया है 120, 150, 130, 140 and 160. From the question itself, it is very much clear that you have to draw this diagram as a bar diagram, right? Okay. So our heading will go like this: bar diagram showing the production in lakh rupees in a factory during 5 years. Now you have to draw the diagram. First you have to draw a x y line, then x line, है ना, x और y और x दोनों भी जो भी बनाओ ऐसे क्रॉस में, then 0, इतना बन गया। उसके बाद में 2011, 12 ये हमें करना है, और ये हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तुम्हें कितने वो जो एक ब्लॉक होता है ना, कितने ब्लॉक्स छोड़ के, वो सब तुम्हारे तुमको डिसाइड करना है। ऐसा है कि सब कुछ एक ही पेज में आ जाना चाहिए, पेज के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 2011 और 12, 13, 14, 15 ऐसे हमने बार बनाया। और दूसरा है कि हमें वाई एक्सेस पे हमको क्या लेना है, देखो मिनिमम इज 120 एंड द मैक्सिमम इज 160। so 20, 20 डिफरेंस यू हैव टू टेक, ओके। सो 20, 40, 60 हम 1, 2, 3 नहीं ले सकते इसमें, राइट। 50, 50 का ले सकते हो तो एकदम छोटा सा बनेगा, जितना हो सके कम नंबर्स का डिस्टेंस लो, तो हमारा बार जो है बहुत बड़ा और बहुत क्लियर बनेगा। पूरा पेज कवर कर लो, एक ग्राफ से पूरा पेज कवर कर लो तुम, है ना। तो ना बड़ा और इतना क्लियर तुम्हें बनाना है। 20, 40, 60, 10, 10 का लोगे ना तो नहीं होगा। 10, 10 का लोगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारे 20 लाइन्स कवर होंगे, और उस पेज में अगर 20 लाइन्स है तो ओके, यू कैन यूज दैट, है ना।
20 lines at the 10, 20, 30, 40, 50, 60 like this also you can use. It is not that you have to use by 20, 20 only. कोई भी distance ले सकते. Okay. So here they have taken 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 and 180. So this is the and 100 और 200 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम है वो 160 था, हमने 180 तक ले रखा है, राइट. ऐसे 200 तक लेना जरूरी नहीं, क्योंकि 160 के बाद हमने एक पॉइंट ज्यादा ली. और स्केल में देखो एक्स एक्सिस में हमने क्या लिखा है, ईयर, और वाई एक्सिस में हमारा 1 सेंटीमीटर. जो दो ब्लॉक, एक ब्लॉक होता है ना, उसका डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 लाख रुपीज प्रोडक्शन. ओके, so this is your y-axis and this is your x-axis. So first one is in 2011 production is 120. 2011 में 120 है, 2012 में 150 है. 2012 is 150 means in between 140 and 160. Then 2030 is 13 is 130. See, in between 120 and 140. Then 2014 is 140. See, 140 is directly given. Then is 2015 is 160. 160 is also directly given, है ना. और ये जो in between का जो तुम यूज करते हो वो पॉइंट अच्छे से क्लियरली बताना है. Okay, so this is the way how you have to draw your graph. See, if possible na, I will show you this graph on a that PDF. I will make PDF. I will draw the graph and I will click the photos and I will prepare one PowerPoint presentation. I will prepare and I will show. If it is possible na, if those who are able to prepare, please you can prepare and send me the PPT presentation of this graph, if possible. If, only one or two students, anyone who is able to, for whom this concept is totally clear. If you are sure that you can draw this graph in a proper, clear way, then please present it in a PPT and send it to me. Okay. So this much, do this much for me. Okay. I think many students, boys and few girls, हमेशा है ना girls एकदम clearly draw करती है ना. तो boys में भी जो भी रैंकर स्टूडेंट्स है, ऐसा जरूरी नहीं रैंकर है, कोई भी ये ड्रॉ कर सकता है ग्राफ, कोई भी ड्रॉ कर सकता है. तो जिसको कॉन्फिडेंट है कि जो ये क्लियरली ड्रॉ कर सकता है, तो प्लीज एक बार तुम ड्रॉ करके मुझे पीपीटी सेंड कर दो, राइट. तो तुम्हारा ही पीपीटी में प्रेजेंट कर दो, तुम्हारा भी एक with name. Those who have sent me the PPT with their name only, I will present it in the video. Okay, this much if you can do is too important. Now your next is multiple bar diagram. यानी ऐसा जो बार है ना वो एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है. That is called a multiple bar diagram. See the definition, introduction. If the data about different places, things or time are collected on more than one mutually related characteristics, then such data can be presented by using multiple bar diagram or adjacent. Adjacent का मतलब पता है ना, जो उससे attached होता है उसको adjacent बोलते हैं, बस वही है bar diagram. By placing the related bars close to each other, if the data are related to time, then the bars are drawn in the order of time. But when the data are not related to time, then they are arranged in ascending or descending order by considering any one of the characteristics, and then they are presented on graph. Okay, now let's see the illustration number 25. The information regarding the number of boys and girls studying in a college in different faculties in a year is given below, represented by a suitable diagram. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फैकल्टी दी है और दो कॉलम्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना. पहले एक्स और वाई का दो ही कॉलम होता था, अभी वाई में एक्स में दो कॉलम, वाई में दो कॉलम्स है. जैसे बता दो, इसमें है फैकल्टी है जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट, इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ. उसके अलावा नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी दिया हुआ है, राइट. See here something is written. See, the information of the two characteristics is given for each faculty. So we draw an adjacent bar diagram. First of all, we arrange the given data in ascending or descending numbers. Right? पहले उसको हम arrange कर देंगे ascending या descending, कैसे भी तुम according to your wish. Means जो अगर तुम arrange भी नहीं करते, if you are not arranging in ascending or descending, then also it's okay. But if you are arranging it, what I told you that graph is a presentation of your data. Right?
presentation of your data or information what you have collected. So हमें at a one side only it should be clear that number of boys means अगर हम compare करेंगे ना it should be clear that it is increasing or decreasing. इसीलिए पहले से उसको arrange किया जाता है. If you are arranging it then it is well and good. If you are not arranging then also it's okay. But arranging देखो अरेंज होगा तो देखो ये फॉर्म में होगा, दिखाई दे रहा है ऐसे एकदम से डिक्रीज, है ना. इसको बोलते हैं अरेंज करने से ये एक पैटर्न हमें नजर आता है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना. इसीलिए बोलते हैं हम हो सकता है तो हम अरेंज कर देते हैं. देखो फिर इसमें अरेंज किया तो क्या आया, पहले कॉमर्स, राइट, फिर आया है क्योंकि अभी तुम बोलोगे कि कॉमर्स में यहाँ पे ग्रेटर है और बाकियों में अगर सपोज नहीं है तो नहीं, तो हमको सिर्फ एक ही देखना है, एक कॉलम देखना है, एक कॉमर्स देखना, उसके सामने वाला गर्ल्स में जो भी है वो सेम को लेते हुए चलना है. यहाँ से कॉमर्स में ग्रेटर है 700, फिर इसमें से अगर कोई और ग्रेटर है तो ऐसा नहीं. कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में फर्स्ट बॉयज का कॉलम देख रहे हो तो बॉयज में जो ग्रेटर लिया तो उसके सामने जो गर्ल्स का नंबर है वही लेना है. सेकेंड देखो 500 लिया है तो उसके सामने गर्ल्स का है वही लेना है. फिर 300 उसके सामने 100, फिर देखो 200 उसके सामने 300, 300 के सामने पहले 300 लिया, 200 लिया, फिर 100, है ना. 100 के सामने यहाँ पे 100 है, फिर ये 100 के सामने यहाँ पे 200 है. फिर तुम बोलोगे कि क्यों लॉ पहले नहीं लिया, मेडिकल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हम लोग ऐसे ही ऑर्डर में ही जा रहे हैं. समझ में आ रहा? ओके, राइट. नाउ सी, now you have to give the heading multiple bar diagram showing the number of boys and girls studying in different faculties of a college. Now y-axis and x-axis we have drawn. Now yeah, first of all we have to see which is our greater. So यहाँ पे greater 700 था, less 100 था, है ना. तो हम यहाँ पे 100 200 ऐसे फॉर्म में जा सकते हैं क्योंकि हम 100 से 700 तक तो 8 ब्लॉक्स कवर करना इजी है. तो एक एक ब्लॉक छोड़ के भी तुम कर सकते हो, राइट. एक एक ब्लॉक छोड़ के मतलब एक कॉलम छोड़ के तुम लिख सकते हो 100 200 ऐसा, राइट. फिर उसके बाद में यहाँ पे जो फैकल्टी है वो हमने मेंशन कर लिया है. उसके बाद में यहाँ पे लिखना है दैट दिस इज फैकल्टी एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना. बॉयज और गर्ल्स नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखो फर्स्ट वन में क्या लिया था हमने, कॉमर्स, उसमें 700 और 600 है. तो हमने कैसे बार बनाया, एक बार हमने 700 का बनाया, सेकेंड बार हमने 600 का, उसे इसे अटैच है यहाँ से यहाँ. समझ में आ रहा है कैसे बनाया है? ये तो इजी है ना, हम लोग ने सीखा हुआ है पहले. एक बार हम अगर ऐसे बनाते हैं, ऐसे एक बार बनाया तो उससे अटैच ही दूसरा बार बन जाता है ऐसे. समझ में आ रहा है? ऐसा है, ठीक है. तो फिर वैसे अटैच होकर बनाना है हमको. और दूसरा एक चीज है दैट द इम्पोर्टेंट थिंग इज सी you have to give the shading to both the bars. We have to give the shading because अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर शेडिंग देना जरूरी है इसीलिए क्योंकि हमारे पास दो कैटेगरी है दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स. सो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा शेड किसके लिए. तो यहाँ पे साइड में हमको ये वाला शेडिंग हमको स्केल के नीचे भी दिखाना है कि हमने कौन सा शेड बॉयज के लिए और कौन सा शेड गर्ल्स के लिए यूज किया है ना. So this is the way you have to draw your graph. Shading is necessary. More than one bar is there, then you have to for shade. Shade necessary. Okay, अगर दो ही बार है, एक को तुम प्लेन रख सकते हो और एक में तुम लोग शेड कर सकते हो. और ऐसा भी नहीं है कि ये शेड हमने यूज किया है तो दूसरे ग्राफ में यूज नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता. शेड कोई भी कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो. सेम शेडिंग अगर दो ग्राफ पूछा है तो दोनों ग्राफ में सेम शेडिंग दिया है तो भी कोई इशू नहीं है, सेम चलता है. कुछ सिर्फ मैंने कहा ना, सिर्फ एक ही चीज है, तुम्हारा ग्राफ नीट टाइडी क्लियर एंड बिग. क्लियर बड़ा बनाओगे तो क्लियर ही होगा, है ना. वैसे बनाना है. अभी नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 26 दैट इज आल्सो अ डिवाइडेड बार डायग्राम. The information regarding the production that is in lakh rupees and the sale that is in also in lakh rupees for a factory during the 5 years is given. Prepare it in a suitable diagram. Now year is given 2011, 12, 13, 14, 15. Production is given in lakh rupees, sale is given in lakh rupees. So 2011 में production कितना था 120, sale कितना था 140. Okay. Now see multiple bar diagram showing the production and sales in lakh rupees for a factory during 5 years. Right? Now वही है, वही format है,
मल्टीपल बार डायग्राम है। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है हमको लेना है ईयर। वाई एक्सिस पे क्या लेना है, हमें लेना है प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो हमको दोनों अलग अलग लिखते हैं। फिर अभी इसमें से हमें इसको अरेंज करना है, राइट। इसको हमने अरेंज किया है। अगर अरेंज नहीं भी करो ना, मैंने कहा था ना कि नहीं करोगे तो भी चलेगा, चलता है, बिना अरेंजमेंट के भी हमारा काम होता है। देखो इसमें क्या दिया है, year wise data regarding the production and sale for factory are given below, so we draw multiple bar diagram, है ना। इसमें हमको अरेंज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि एक सब में अरेंजमेंट किया, दूसरे सब में अरेंजमेंट की, टेंशन नहीं, अरेंजमेंट तुम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। जैसे दिया है क्वेश्चन में वैसे ही मल्टीपल बार डायग्राम बना दो, मार्क्स फुल मिलेंगे। और जो कंडीशन मैंने कहा था वो तुम्हें याद रखना है बस, ठीक है। तो देखो 2011 में क्या है 120, और इसमें क्या है सबसे ग्रेटर कौन सा है 160, सब में टोटल दोनों में मिला के तुमको देखना है। 160 है ना सबसे ग्रेटर, और सबसे छोटा कौन सा है 120, है ना। तो 120 से 160 है ना, तो हम 20 का डिस्टेंस ले सकते हैं। डायरेक्ट 120 से शुरू नहीं करना है हमें, ठीक है। जीरो के बाद हमने कितना डिस्टेंस लिया है 20 का लिया, तो जीरो के बाद से हमें शुरू करना है। जीरो के बाद डायरेक्ट 20 का डिस्टेंस लोगे तो 20 आएगा, 40 60 80 100 120 140 160 180 ऐसा आएगा। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जीरो के बाद डायरेक्टली 120 ले ले, नहीं ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। एक इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी है, राइट। और ऐसा कई स्टूडेंट सोचते हैं कि टीचर अभी इसमें दिया है यही नंबर सेम हम यहाँ लिख ले, तो नहीं ऐसा नहीं है, एक इक्वल एक डिस्टेंस लेना बहुत जरूरी होता है, राइट। अभी हमने यहाँ पे 20 का डिफरेंस लिया है, तो हमने स्केल लिखा ना, स्केल इक्वल टू एक्स में क्या लिखा है, एक्स एक्सिस इज ईयर्स एंड वाई एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 लाख, and two things we have to find, that is production and sale। और production और sale को भी अलग अलग कोई भी शेडिंग दे दो, राइट। तो हमारा 2011 में हमारा कितना था 120 और 40 देखो, तो यहाँ पे 120 एंड यहाँ पे 140। और नेक्स्ट है हमारा 2012 में कितना था 150 और 145। ये हमारा 150 कहाँ आ जाता है 40 140 और 160 के बीच में, और 145 कहाँ आ जाता है, वो भी ऑलमोस्ट वही आता है। लेकिन जब भी हम लोग ग्राफ पेपर में लेंगे ना, तो हम वो लाइन को काउंट करके इजीली हम ये मार्किंग, राइट। दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। अगर तुम्हें ये इलस्ट्रेशन नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे एक बार मैसेज कर देना, है ना, कि ये समझ में नहीं आया, मैं हम लोग ड्रॉ करके। लेकिन वैसे भी अगर मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया ना वो भी तुमको नहीं समझ में आएगा, फॉर दैट आई हैव टू यूज ग्राफ पेपर। So let me think what I have to do. I will make one PPT. Let me do something clearly for make you clear. For that I will be present. I will be drawing a graph paper and then I will show. Now a simple divided bar diagram. Sorry. So introduction is simple divided bar diagram. If the data related to the different places, things or times consist of several mutually related sub data on the different components are presented on a bar diagram by dividing it in accordance with the sub data. Then the diagram obtained is called a simple divided bar diagram. For example, if the information regarding the expenses on food, clothing, rent, fuel, and miscellaneous for the livelihood of a family are given, then a bar of total expenses, which is divided into different segments indicated by various signs, is called a simple divided bar diagram. In short, when the total values is given, simple divided bar diagram is used for presenting it. अभी ये क्लियर होगा illustration से ही तुम्हारा वो theory clear होगा, right? See, here one question is given that the data on the monthly expenses of the two different families living in a city are given below, presented through a appropriate diagram. ठीक है, and here monthly expenses given, that is food, clothing, education, fuel, rent and other. टोटल भी दिया हुआ, टोटल हमेशा दिया होगा, देखो एक हिंट में दे सकती हूँ, जब भी टोटल दिया होगा वो हमेशा सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम है या फिर परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। वो चीज दिमाग में बैठा लो, समझ में आ रहा। जब भी टोटल दिया होगा, देखो पहले किसी भी सम में टोटलिंग नहीं है, सिर्फ यही है सिंपल डिवाइडेड, सॉरी सिंपल डिवाइडेड और परसेंटेज डिवाइडेड में ही टोटल होगा, टोटल का कॉलम होता है ना जो क्वेश्चन में। अब देखो इसमें क्या कहा है, देखो मेरा क्वेश्चन इसका ये है ना, एक वर्किंग है,
वर्किंग में कैसे लिखा हमने, पर्टिकुलर लिखा है, एक्सपेंसेस लिखा है, स्प्लिट अप लाइन लिखा है फैमिली ए का। फिर सेम थिंग फैमिली बी का भी, एक्सपेंसेस एंड स्प्लिट अप लाइन। और ये पर्टिकुलर कहाँ से मिला, ये क्वेश्चन में दिया है। ये एक्सपेंसेस कहाँ से मिला, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अब ये स्प्लिट अप लाइन है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे हुआ देखो, here they have given the total of family A, that is 18,000, right? So in split up line, first you have to take 18,000 minus your first amount, that is 8,100, that will be 9,900. Then you have to write over here 9,900 minus your second value, that is 2,700, that comes to 7,200. Then you have to write 7,200 and you have to take this value. Okay, see, I will explain it. See, this 18,000, this is given in the, this is given in your question itself. This 1800 is given in the question. So 1800 minus this your first number, that comes to 9,900. Then again we have to write it in the next line. This 1900, 9,900 you have to write. Then our second value minus करना है. So then we will be getting 7,200. फिर हमको ये 7,200 नीचे उतारना है, right? फिर इसको फिर से हमें ये जो अमाउंट है हमारे सामने उसको लेना है, माइनस करेंगे तो तुम्हें मिलेगा 4320. Then again you have to write again this 4320 minus our amount, that is 1800, that will come to 2520. Then again you have to write 2520 minus this amount, that is comes to 900, right? Then our last others में क्या लिखना है हमको, 900, तो 900 यहाँ लिख दो, यहाँ पे 900 लिख दो लास्ट लाइन में, तो 0 हो जाएगा वो तो। 900 माइनस 900, दैट कम्स टू क्या आएगा, 0। समझ में आया, ये है हमारा कैलकुलेशन। वैसे ही सेम नेक्स्ट हमको भी इसमें भी करना है। 7,000 दिया है और फैमिली बी का टोटल क्या है, फैमिली बी का टोटल है हमारा 20,000, राइट? तो 20,000 माइनस 7,000, 13,000, फिर 13,000 को फिर से नीचे उतारना है। 13,000 माइनस 2,000, 11,000 भी नीचे उतारो। 11,000 minus 2,000 is 9,000. Again write down the 9,000. 9,000 minus 3,000, 600. Again write it in the next line. Then 6,000 minus 4,000 is 2,000. हमेशा तुम्हारा लास्ट लाइन जो है ना वो 0 होना ही चाहिए, याद रखना, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारे आंसर, राइट? अब ये हो गया हमारा, लेट मी रब दिस फर्स्ट, अदरवाइज ये सब नेक्स्ट पेज पे भी फॉरवर्ड हो जाएंगे ये सारे जो लिखे हैं ना, ये जो मैंने किया ना, लेट मी रब दिस, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अब ये जो स्प्लिट अप लाइन जो हमारा वैल्यू मिला है ना, उसके बेसिस पे हमें डायग्राम बनाना। देखो इसमें क्या दिया है हमें, हेडिंग सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम शोइंग मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द टू फैमिलीज, राइट? तो हमारा मैक्सिमम 20,000 था ना, तो हमने देखो कैसे किया है, 1,000 से लेकर 20,000। और यहाँ पे क्या दिया हमने, फैमिली ए, फैमिली बी। और तुम्हारे फैमिली ए का टोटल कितना था, 18,000 था ना, तो एक बहुत बड़ा सा एक बार बनेगा, थोड़ा ब्रॉड बनाना है ये बार को। वो बार कितना बनेगा हमारा, 18,000 तक का, क्योंकि फैमिली ए 18,000। सेकेंड बार हमारा बनेगा 20,000, फैमिली बी का टोटल है हमारा 20,000, राइट? फिर अभी उसके बाद अब इसमें फर्स्ट क्या था हमारा, देखो कैसे देखो, 9,900 है ना, 9,900 कहाँ पर आ जाता है हमारा, फर्स्ट 9,900 है ना, देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो आया है, देखो ये जो बीच में लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये फर्स्ट वाला, ये एक 9,900 का है, राइट? ये जो फर्स्ट लाइन है ऊपर से, जो फर्स्ट लाइन, ये जो मैंने एरो, देखो मेरा जो कर्सर कहाँ जा रहा है, ये 9,900 का है। 9,900 हमारा फर्स्ट वैल्यू था स्प्लिट अप का फर्स्ट। फिर सेकेंड हमें लेना 7,200, तो 7,200 कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पर ये 7,200, राइट? वैसे और नेक्स्ट क्या है हमारा, 4,320,
फिर 5250 2520 4320 आएगा यहाँ पर, फिर 2520 आएगा यहाँ पर, फिर एक है हमारा 900 है, देखो 900 इसके नीचे आया। ऐसे इस तरीके से हमको इसको मार्किंग करना है, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले स्ट्रेटअप लाइन का जो फर्स्ट है 9900 उसे लेना है, उसे हमें देखो ये यहाँ पर फाइंड आउट करके हमने यहाँ पर ये 10,000 और 9,000 के बीच में आएगा 9,900, तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या फाइंड किया है 7,200, देखो ये 7,200 का है, ठीक है। फिर ये 4,000 समथिंग वाला एक लाइन था, वो स्प्लिटअप लाइन में जो थर्ड है ये, तो स्प्लिटअप लाइन में फोर्थ है, स्प्लिटअप लाइन में फिफ्थ है, ऐसा है। फिर जीरो है तो जीरो तो देखना ही नहीं है, है ना। वैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड होंगे, कितने कैटेगरीज है देखो यहाँ पर, कितने हैं, फूड क्लोथिंग है 1 2 3 4 5 6 6 है ना। तो हमारे 6 ब्लॉक्स बनने चाहिए, तो एक तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 बन गया ना 6 कॉलम। और यहाँ पर हमें इसको मार्किंग भी करना है, देखो ऐसे 6 फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन और रेंट अदर्स, right? So this is the way how you have to draw your simple divided bar diagram. So see if little bit you can understand, then it's okay. I will be showing you in a graph, then it will be much more clearer to you in the next video. Then once I will complete this illustration, then I will be showing the, like in the next video I will be showing on a graph paper that exercise sums, all the sums I will be doing on a graph paper. Okay, then the concept will be much more clearer to you. If you are not understanding this example, then let it be, एक बार सुन लो समझ लो, फिर जब मैं इलस्ट्रेशन के सम्स, जब मैं ग्राफ में ड्रॉ करूंगी एक्सरसाइज के सम्स, तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। So this much is enough for today, we will see in the next video. Okay, bye bye.